अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आखिर ये जो तीसरी नशिस्त होनी है मज़ाकरात की, वो कब होगी? इस ज़िम्न में आज अयाज़ सादिक साहब का भी एक बयान सामने आया जिसमें उनका ये कहना था कि फ़रीक़ैन में से किसी ने भी अभी तक रब्ता नहीं किया। जब रब्ता किया जाएगा तो वो फौरी तौर पर यह इजलास तलब कर लेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो स्टेटेड पोजीशन सामने आई वो यही थी कि वो तहरीरी तौर पर सब कुछ देने को तैयार हैं। गो कि उनकी मुलाकात उनके बानी चेयरमैन इमरान खान से नहीं कराई गई, लेकिन फिर भी वो तीसरे जो दौर है उसके लिए तैयार हैं। अब क्या वजह है कि ये अब तक दौर नहीं हो पा रहा, कोई तारीख तय नहीं हो पा रही, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फैसल चौधरी साहब, वकील इमरान खान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल साहब, मुज़ाकरात के हवाले से लेटेस्ट पोजीशन जो कल तक सलमान अकरम राजा साहब बयान कर रहे थे वो यही थी कि इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया है कि तीसरी नशिस्त के अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम पर अगर रजामंदी नहीं होती तो मुज़ाकरात कंटिन्यू नहीं किए जा सकते। तो फिर वो जो आपकी दूसरी डिमांड है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की, जिसमें असीरान की रिहाई है, तो अगर वो मंजूर नहीं होती तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे? देखिए नादिया, इसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली हमने दो डूएबल जो मुतालबे रखे हैं। हमारे मुतालबात से हम पीछे नहीं हटे हैं। जो 26वें आईनी तरमीम का रोल बैक है, ये इलेक्शन मैंडेट का जो आती है, लेकिन हमने वो बिकॉज थोड़े से लेंथी इश्यूज हैं, सो हमने उसको प्रायोरिटाइज वाइज पीछे रख लिया है कि ये हुकूमत को बेसिकली स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ तो पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सपोज किया है। बिकॉज हम पे तनकीद ये की जा रही थी आप लोगों की तरफ से और दूसरे जो पोलिटिकल कमेंटेटर्स हैं या अपोनेंट्स हैं कि जी आप जमहूरी कुव्वतों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप इनके साथ एंगेज नहीं कर रहे और आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जब ये मुज़ाकराती कमेटी भी दी गई, उसके साथ 2 निकाती एजेंडा भी अनाउंस किया गया, तो अभी तक बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद जो है मुज़ाकराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा सकी। और मुझे ज़ाती तौर पे मालूम है कुछ मेंबरान ने और स्पीकर साहब ने कोशिश भी की है, तो लेकिन वो वजूहात अभी तक मीडिया में या लोगों के सामने नहीं आई हैं, जिसकी वजह से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, जिसमें डिप्टी वज़ीर आज़म भी शामिल हैं और मुशीर सियासी अमूर भी शामिल हैं, और बड़ी तगड़ी कमेटी है कि वो क्या वजूहात हैं कि वो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करा पा सके। और इसमें फिर एक और सवाल ये उठ जाता है कि अगर आप एक चीज एग्री करके उस पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो हमारे मुतालबात जो हैं वो आप मान भी लें, आप उन पर एग्री भी करेंगे तो फिर उन पर अमल दरामद कौन कराएगा? तो ये मामलात है, और इसीलिए इमरान खान साहब ने ये इजाजत दी गौहर खान को कि आप तहरीरी मुतालबात जो हैं वो बिल्कुल दे दें। मेरे उसमें ये तजवीज़ थी कि आप हुकूमत से भी ये तहरीरी मुतालबात लें कि उनका कोई मुतालबा नहीं है, क्योंकि 2 तारीख को उन्होंने हमें ये पैगाम दिया था कि हमारा कोई एजेंडा काउंटर एजेंडा नहीं है। तो आफ्टर थॉट में शायद वो कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हो, क्योंकि एक सोच पाई जाती है नून में, सॉरी आई एम टेकिंग लॉन्ग टाइम, कि एक सोच पाई जाती है नून में, एक धड़ा है जिसकी सरगना जो है वो ख्वाजा आसिफ और वो मरीम नवाज शरीफ की बिहस्त के ऊपर, उनके माँ के ऊपर जो है वो सबटाज करना चाह रहे हैं मुज़ाकराती अमल को, और वो शहबाज शरीफ की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी को भी अंडरमाइन करते हैं और शहबाज की जो अथॉरिटी है उसको भी अंडरमाइन करते हैं। तो देयर इज अ विजिबल चपकलिश है नून के अंदर। अच्छा तो लेकिन आपने खुद कहा ना कि ये मुज़ाकराती कमेटी काफ़ी तगड़ी कमेटी है जिसमें इतने भारी भरकम लोग जो हैं वो इसका पार्ट है। तो फिर ख्वाजा आसिफ अगर आपके जो आपका इल्ज़ाम है कि मरियम नवाज की बिहेस्ट पर ये कर रहे हैं तो इट विल नॉट मैटर, बिकॉज वज़ीर आज़म ने तश्कील दी। आफ्टर ऑल वज़ीर आज़म तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ख्वाजा आसिफ तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं सिर्फ। लेकिन नादिया, उसमें फिर सवाल ये उठता है ना कि अगर वो अपनी सेकेंड ईयर की लीडरशिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इतनी तगड़ी कमेटी होने के बावजूद भी मुलाकात नहीं हो पा रही है जेल में उनकी कोशिशों के बावजूद, तो फिर वो तगड़ी कागज पे तो है, टीम परफॉर्मेंस नहीं है। तो फिर ये बात तो सोचने की है, सवाल तो उठाना बनता है, मेरा भी बनता है और इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स का भी बनता है कि हुकूमत जो है वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इस कमेटी से भी तगड़ी है। तो फैसल चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइएगा ना, जब बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये कहते हैं
कि देखिए मुलाकातों का दिन तय है इमरान खान साहब से, और जो दिन था उसमें मुज़ाकराती कमेटी के लोग क्यों नहीं गए मिलने, हमने तो किसी को नहीं रोका। और जब वो ये कहते हैं मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो कैसे है कि इमरान खान साहब के लॉयर और चेयरमैन गौहर वो बड़े आराम से जाके मिल लेते हैं? उसकी वजह है ना, हम लोग ट्रायल में अपियर होते हैं, मुलाकाती नहीं। वी अपियर इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और हमारे बगैर कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती नहीं है। सही। और जहाँ तक बैरिस्टर अकील का ये कहना है, तो मैं अकील का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अकील को शायद ये मालूम नहीं है कि मैंने खुद इमरान खान साहब के कहने के ऊपर मुज़ाकराती कमेटी के नाम दिए। कल उन्होंने मीडिया पे से बात करते हुए वजाहत भी की, और उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने 2 दिन में ट्राई करता रहा, और मेरी जेल हुकाम से भी मैं राब्ते में था, और मेरी उनसे मैसेजिंग भी हुई, और उनसे मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई। और तय ये होता है, जो जुमेरात वाला दिन होता है वो फ्रेंड्स का मुलाकात का दिन होता है। उसमें जो लोग हैं ठीक है वो जाते हैं और मिलते हैं। 3 महीने से सिर्फ एक मुलाकात कराई गई है, और मुझे ये कहा गया था कि अगर हमें इजाज़त मिलेगी, क्लियरेंस होगी, तो हम आपको टाइम बता देंगे। अगर नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ पे आके अगर बाहर खड़ा होना है तो 100 बिस्मिल्लाह खड़े होते रहिएगा। और 2 दफ़ा नादिया, अगर आपको याद हो, तो हमारे लोग गए और उनको वहाँ पे अडेला चौकी में डिटेन किया गया। सो ऑन द काउंटर ये भी चीज़ें होती हैं। तो कल वहाँ पे मैं राब्ते में भी रहा, जुमेरात वाले दिन थ्रू आउट में जेल हकाम के साथ राब्ते में था, लेकिन परसों जो है वो नहीं उन्होंने मुलाकात का टाइम दिया। और ये बात गलत है कि मुज़ाकराती कमेटी नहीं पहुंची। मुज़ाकराती कमेटी बिल्कुल जेल हकाम की तरफ से, और स्पीकर साहब की या हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने मीडिया पे आके खुद तस्लीम किया है कि वो मीटिंग हमने वादा किया था लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन तो वो करवा लेकिन आपको इल्म होगा फैसल चौधरी साहब कि उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब का ये भी कहना था कि जिस किस्म की ट्वीट इमरान खान साहब की ऑफिशियल अकाउंट से आई, जिन अल्फाज का चुनाव, जिनसे उन्होंने तशबीह दी है आज के दौर को, ये मुनासिब नहीं, ये मज़ाकरात को एक तरह से ख़तरे में डालते हैं, और अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर मुज़ाकरात आगे करना मुश्किल है। तो एक तरह से इंदिया तो उन्होंने दे दिया ना कि खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, माहौल को दुरुस्त रखना पड़ेगा। अगर आपकी ये शिकायत है ख्वाजा आसिफ के हवाले से, तो फिर इनकी भी ये शिकायत है कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो बहुत कुछ कहता है। तो नादिया, फिर ये तो ऐसी बात है कि आप कहें कि आप मारेंगे भी, आप गर्दन के ऊपर घुटना भी रखेंगे, आप जीतने भी नहीं देंगे, आप चिल्लाएंगे भी नहीं, तो आप तो वो सराइकी का लतीफ़ा है कि बकरे को ज़िबा करने पे वो कहते हैं कि अल्लाह तेरी हयाती करे, वो साथ में ज़िबा भी कर रहे होते हैं। तो बात ये इस तरह से नहीं होता। हमारे क्या मरियम नवाज के बयान, ख्वाजा आसिफ के बयान, तलाल के बयान, राना तनवीर साहब के बयान, दूसरे हनीफ अब्बासी के बयान, अगर बयानात के ऊपर अगर आपने टेटर होना है तो फिर इनकी ज़ुबान, लबो लहजा भी सोचिए। आज उनकी मरीम की जो है अज़मा बुखारी की ज़ुबान जो है वो देख लीजिए। तो इस ज़ुबान की, जहाँ तक मेरा ख्याल में इमरान खान साहब की ट्वीट में जो ज़ुबान इस्तेमाल होती काफ़ी नरम है। मैं जो उनके साथ हुआ है, जो हमारी पार्टी के साथ हुआ है, उनके हमारे कारकुनान के साथ, रहनुमाओं के साथ, हमारा इमरान खान के घर तोड़ा गया, इमरान खान की बीवी को 10 महीने झूठे मुकदमों में रखा गया, इमरान खान को 9 मई को अगवा किया गया, इमरान खान के लोग जो है जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनको 9 मई से बरी करार दे दिया गया, जिन्होंने पार्टी पे नहीं छोड़ी उनके ऊपर आज भी 40 मुकदमे हैं और वो भुगत रहे हैं। एजाज चौधरी हो, यास्मीन राशिद हो, इनके क्या कसूर है इमरान खान से खड़ा होना? तो ये बात मेरा ख्याल में इरफान सिद्दीकी साहब ने अगर ये बात की है तो मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि पहले अपने गिरफ्तार में झांके और अपने लोगों को खामोश कराएं। और अगर शहबाज शरीफ साहब की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी सेकंड ईयर की लीडरशिप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हमारे ऊपर गिला इसलिए नहीं बनता। तो हम तो अपोजिशन है, हमसे फूलों की तोहफत तो ना रखी जाए जब आपने हमारे ऊपर जो है वो इक़्तिदाम कत्ल तक के बंदे किए, हमारे बंदे हुए। तो फैसल साहब ये भी मुझे बताइएगा ना, आपने इब्तिदा में कहा कि हमने सिर्फ अभी वो मुतालबात रखे हैं जो डूएबल हैं, क्योंकि जो दीगर हैं, मैंडेट की वापसी हो या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो थोड़े पेचीदा मसाइल हैं।
तो ये जो डूएबल जब आप कहते हैं, चले कमीशन की तश्कील तो बड़े आराम से हो जाती है, वो तो हुकूमत के हाथ में होता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि तमाम असीरान की रिहाई बिलशमूल इमरान खान साहब की, ये बतौर लॉयर मुझे बताइएगा कि कानून में क्या गुंजाइश मौजूद है कि यक जुम्बिश कलम से ये तमाम लोग जो हैं वो रिहा हो जाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने तो कैटेगोरिकली ये कहा है, और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए तो मैं मुज़ाकरात नहीं कर रहा, लिहाजा मेरी रिहाई या मेरे मुकदमे जो है मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं है। ये इमरान खान का स्टैंस है। लेकिन पार्टी का और हम जो दूसरे वर्कर्स हैं, हमारा ये ख्याल है और हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें एक एडवोकेट करते हैं कि इमरान खान साहब का जो बाहर आने हो सबसे पहले वही होना चाहिए। एनीवे, अब जो लीगल साइड आपने बात की है, तो बीइंग अ लॉयर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सारे मुकदमा जो है, इसमें हमारे जो रहनुमा और वर्कर्स जो 1.5 साल से बिहाइंड द बार्स है, उनकी बेल्स राइप हुई है और उनको बेल्स कानून के मुताबिक मिलनी है। वो क्या रहा है कि जो हुकूमत है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, यानी पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो है, ये खालिस्तान हुकूमत की एजेंसीज होती हैं, और जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं या अदालतें हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। तो कुछ नज़र आता है और कुछ नज़र ना आने वाले प्रेशर है, जिसकी वजह से कारकुनान को एक मुकदमे से जब रिहाई मिलती है तो उनको मजीद मुकदमों में गिरफ्तार किया जाता है, अदालत के बाहर जो है गिरफ्तार किया जाता है। उमर अयूब साहब जिस दिन उनको अनाउंस किया गया, आपको पता होगा कि सारी रात हम अडयाला जेल में बैठे रहे, अपना अडयाला चौकी में बैठे रहे, और सुबह जो है जज साहब ने बड़ी सरजनिश करके पंजाब पुलिस की उनको छोड़ा। तो हमारे ये जो दबाव की कैफियत है, हम बिल्कुल को राइट नहीं चाहते हैं, कोई हम हुकूमत से मर्सी की अपील नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक जो बुनियादी शहरी हकूक हमें मैसर हैं बतौर पाकिस्तानी रियासत के शहरी, वो हमें इंश्योर किए जाएँ और उनमें किसी किस्म का रखना ना हो, किसी किस्म का हर्डल क्रिएट की जाए। तो ये, और दूसरी एक लास्ट सेंटेंस, तमाम मुकदमात में मुद्दई जो है वो हुकूमत खुद है, पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमे हैं, तो झूठे मुकदमे जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। खासकर इमरान खान साहब के ऊपर 280 के करीब फौजदारी मुकदमे हैं और 100 के करीब मुकदमे जो है वो जब जेल में हैं, जब से 1 साल 1.5 साल से, वो बनाए गए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सारे मुकदमे कानून के मुताबिक, तफ्तीशी एजेंसी का ये फ़र्ज़ होता है कि वो बेगुनाह को बेगुनाह लिखें और ये मुकदमे फारग हो। फैसल चौधरी साहब, ये जो ऑफर की बात है, चाहे वो बनी गाला मुंतकली के हवाले से, उसके हवाले से साफ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, ऐसा किसी ने उनसे नहीं कहा। और इससे कबल भी खैर इरफान सिद्दीकी साहब ये कह चुके हैं कि ना तो मुज़ाकराती कमेटी में से और ना ही और कोई भी ऐसा हल्का है जिन्होंने इमरान खान साहब को ये ऑफर दी। नादिया, बात यह है कि इस मामले के ऊपर अली अमीन साहब का एक स्टैंस आया है, और तो सिंस उनका नाम आया था तो आई टेक हिज पोजीशन वेरी सीरियसली। गुजारिश ये है कि 7 बजे जब जेल खुला था 22 अगस्त में, तो तब भी किसी को मालूम नहीं था हुकूमत में से, वफाकी हो या सूबाई हो, तो जिनको मालूम था सिर्फ उन्हीं को मालूम था। इस वक्त जो मामला अड़ा हुआ है, अगर आज भी इमरान खान साहब राजी हो जाएं, जो बनी गाला शिफ्ट होने को तैयार, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि शाम को हेलीकॉप्टर में वो चले जाएंगे और इसमें कोई अमरमान नहीं होगा, और हुकूमत को इसका इल्म भी नहीं होगा। असल हुकूमत को तो इल्म होगा। सही। तो फैसल चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, इसके बदले में अगर वो राजी हो जाते हैं, इसके बदले में क्या दरकार है इमरान खान से? इसके बदले में 2 चीज़ें मांगी जा रही हैं। या तो वो एग्जाइल मांग रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं कुछ अर्से तक के लिए ही, या अगर आपने मुल्क में रहना है तो जबाबंदी की। अब ये दोनों शर्तें जो है इमरान खान, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। ना वो अपनी जबानबंदी करेंगे, ना ही वो एग्जाइल में जाएंगे। हाँ, वो बहुत दफ़ा वो कह चुके हैं कि वो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं और वो बिल्कुल जेल का सामना करने को तैयार हैं। मुझे बिल्कुल उन्होंने बल्कि ये भी मुझे कहा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कल कि आप ये जाके कहिए कि ये तासुर दिया जाता है कि संजानी के बाद जो है, संजानी में अगर रुक जाते तो ये तय था कि मेरी रिहाई हो जानी थी। ये मैं तासुर की सख्ती से नफी की उन्होंने कहा कि आपने ये बताना है लोगों को मेरी तरफ से कि ये मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे ये काम होता है।
तो मैं हुकूमत की नीयत के ऊपर बड़ा शाकी हैं वो, और उनको हमें भी बहुत शक है, और हुकूमत की कैपेसिटी के ऊपर भी हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं कि हमें नहीं लगता कि ये हुकूमत इतनी ताकतवर है, या ये मुज़ाकराती कमेटी इतनी ताकतवर है कि जो चीज़ें ये कह सकें वो फिर इम्प्लीमेंट भी करवा सकें। तो हमें बरामद करने में नाकामी जो है मुलाकात में फेलियर के बाद हमारा इस पे यकीन वासिक है अच्छा, कि ठीक है, वो तो उनका पूरा ट्विटर के ऊपर उनका ऑफिशियल हैंडल से इसी हवाले से आ भी गया था पैगाम। लास्टली आई जस्ट वांट टू नो, अल-कादिर ट्रस्ट का जो ये फैसला है जिसको महफूज किया गया, फिर उसके सुनाने में ताखीर की जा रही है, इसके हवाले से हुकूमत को तशवीश नहीं है, लेकिन आप लोग शाकी हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक है। नहीं, देखिए इसमें 3 मुमकिनात हैं जो तो मैंने इमरान खान साहब से भी शेयर किए हैं। पहली बात तो ये है कि ये फैसला डिले करने का बिल्कुल ताल्लुक मुज़ाकरात से रखा गया है, और डेमोक्रेसी वोट जो है वो रखी गई है कि अगर आप नहीं मानेंगे प्रेशराइज करने के लिए। बुशरा बीबी को भी इसलिए जेल में रखा गया कि इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जाए, और फिर उनको जो है उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए, और एक ब्रेक करने की एफर्ट तो डेफिनेटली लगती है कि अगर आप हमारी उसमें मुलाकात में ताउन नहीं करेंगे तो आपको हम सजा दे के बिहाइंड द बार्स रख लेंगे, या जो एक चीज़ होती है। तो एक बात तो ये है। दूसरी जो है, असल जो एज ए लीगल साइड में देखूं तो मेरे पास, क्योंकि मैंने एविडेंस सारा देखा है, मेरे पास है भी जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है, उसमें अभी तक 3 जो एलिमेंट्स हैं, एक तो क्राइम प्रोसीड्स, इलीगल बेनिफिट, और किसी भी मैंडेटरी लॉ की खिलाफवर्जी से, ये ना इमरान खान साहब पे साबित हुई है, ना उनके खिलाफ कोई सबूत है, ना बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत है। मे बी इट हैज बीन स्टॉप टू के जी इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान की खबर ना बने, और इस तरह का एक फैसला जो किया जाएगा, बिकॉज इमरान खान इज अ हॉट टॉपिक ऑन द इंटरनेशनल मीडिया एट द पॉइंट इन टाइम, दिस पॉइंट इन टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो जरा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन से जानेंगे कि क्या महज ट्वीट की वजह से ये ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। वेलकम बैक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तीसरी नशिस्त का अब तक सबको इंतजार है, ताहम बैरिस्टर अकील मलिक का यह कहना है कि पीर या मंगल को ये इजलास मुतवक्के है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एजाजुल हक साहब, सरबराह है मुस्लिम लीग ज़िया के और रुकन है हुकूमती मज़ाती कमेटी के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एजाज साहब, क्या वाकई पीर या मंगल को ये तीसरी जो नशिस्त है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये मुतवक्के है? देखिए, अभी तक तो कोई डेट सामने आई नहीं है, ना ही कोई बात हुई है। ये डिपेंड करता है कि उनकी मीटिंग कब होगी। अगर मीटिंग उनकी हो जाएगी तो उसके बाद वो डिमांड्स लेकर आएंगे, डिमांड्स लाएंगे, उसके बाद वो मीटिंग तय होगी। तो मेरा ख्याल है हो तो जानी चाहिए। अगर कल या परसों उनकी मीटिंग हो जाती है और डिमांड्स तैयार हो जाती हैं तो फिर उसके बाद फौरी मीटिंग बुला ली जाएगी। सर, सलमान अकरम राजा साहब ये कह चुके हैं कि गो कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई जैसे कि कहा गया था, लेकिन अब हमें मुलाकात की भी जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कि तीसरी नशिस्त आप बिल्कुल कीजिए और तहरीरी तौर पर मुतालबात भी देने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि आप मांगे डेट, ये कहते हैं कि हमने तो आपको बता दिया कि हम तैयार हैं, आप इजलास तलब करें। तो मामला ऐसे कैसे अटका हुआ है अभी तक? देखिए, मामला जो अटका है ना वो बिल्कुल वाज़ेह है। ये कहने में कोई आर नहीं कि जब एक बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग्स हो रही थी और उस वक्त अगर आप एक दूसरे पर बिस्तर जो बरसाना शुरू कर दें तो लाज़मी बात है कि उसमें डिले आ जाती है। तो एक तो ट्वीट ने बहुत सी मुश्किलात पैदा की इसको जारी रखने के लिए, जो कि ऑफिशियल उस पे उनके हैंडल पे आया था, लेकिन मालूम नहीं कि उसको कौन इस्तेमाल कहाँ से कर रहा है, क्या खुद ही मतलब उसको इनिशिएट कर रहे हैं या फिर यहाँ से कोई पैगाम जाता है किसी का, मुझे नहीं पता किसका जाता है, तो फिर वो करते हैं। और दूसरा ये कि इसके फौरन बाद पीटीआई के जो मेन लीडर्स थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव इन द सेंस के इस मीटिंग को जो हो रही है, जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, इसको पॉजिटिव अंदाज में नहीं, और थ्रेटनिंग टोन थी एक किस्म की, वार्निंग थी एक किस्म की। तो फिर इस तरह माहौल में जब तक सब्र और तहम्मुल के साथ आगे ना चलें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक मामले को आगे लेकर चलना।
अच्छा, तो ये ट्वीट का मसला तो है, आपने कहा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और सख्त जुमलों का तबादला या कह दीजिए कि अल्फाज का इस्तेमाल, तो ये गिरा हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के तमाम मेंबरान को गुजरी या जिनको वो रिप्रेजेंट कर रही है उनको गुजरी? देखिए, मुझे किसी ने कोई बताया नहीं। मैं तो एज ए पॉलिटिकल एनिमल कह लें या पार्ट ऑफ द टीम कह लें कि जो मैंने फील किया मैं वो उसका इजहार कर रहा हूँ कि ऐसे माहौल में अगर आप इस किस्म की बात करेंगे और फिर आप कहें कि साथ ही मामलात को आगे बढ़ाएं तो एक किस्म की मुश्किल हो जाता है। मतलब ये मेरी अपनी राय है, सही। मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से मीटिंग जो है वो फिर उनकी मेंबरान की खान साहब से भी नहीं हो सकी और फिर उधर से कोई जवाब भी सामने अभी तक नहीं आया। तो एजाज साहब, अब आप ही की राय में, क्योंकि आप इस सारे सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जब कभी मज़ाकरात बैकडोर हों या फिर फ्रंट पे जैसे भी हो रहे हैं उनको भी आप बहुत बखूबी समझते हैं, इस सियासी मंजरनामे को। आप समझते हैं कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की साइड से हुआ, क्योंकि आपने हुकूमती वुज़रा को भी, खुसूसन तहरीक इंसाफ की शिकायत है कि अताउल्लाह तारड़ साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, इनके जो बयानात हैं उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? क्योंकि वो तो ऐसा लगता है कि चाहते ही नहीं कि ये मज़ाकरात हों। देखिए, शुरू में ये था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन बाद में जिनका आपने नाम लिया उन सब ने ये कह दिया था कि जी हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी तैयारी कैसे हो गई है। तो शुरू में उन्होंने भी कोई निस्तर बरसाए, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल पैदा हो गया था और हुकूमत की टीम जो निगोशिएट कर रही है, यानी कि जो मेंबरान है, उनमें से किसी एक ने भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि लगे कि भाई ये नहीं चाह रहे या रुकावट डाल रहे हैं या इस किस्म की कोई बात हो। तो इस तरह तो पीटीआई के भी बहुत से लोग हैं जो कि नहीं चाह रहे कि ये बातचीत आगे बढ़े, और वो चाह रहे हैं क्योंकि किसी ने ये जिक्र किया था, मेरे ख्याल में मीटिंग के अंदर किया था या वैसे बातचीत में किया था, कि वहां पर भी बहुत से ऐसे लोग आए हुए थे मुलाकात के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा इस पे एतराज किया कि आप क्यों निगोशिएट कर रहे हैं, आप क्यों बातचीत कर रहे हैं हुकूमत के साथ, जबकि हमारे लोग मुश्किल में है वगैरह वगैरह, है ना। ये इसका जिक्र हुआ था, मैं पता नहीं अब मुझे कमेटी की मीटिंग में हुआ या बाहर हुआ, लेकिन मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी। लेकिन इमरान खान साहब से तो उनकी वकला हजरात मिलते हैं, या वेरी जिसे कहते हैं सीनियर क़यादत जो है उनकी इस वक्त जमात की वही मिलती है, तो क्या हम ये समझे कि उन्हीं में से कुछ अफराद ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये मज़ाकरात हों? देखिए, जो तो टीम बैठी है उनकी आकर, वो तो एक ओपन माइंड के साथ आकर बैठे थे और उस दिन उनका माहौल भी बहुत अच्छा था जिसमें बातचीत हुई थी। लेकिन मुझे अब याद नहीं है कि किसने ये जिक्र किया। कोई वकला ही होंगे उनके जो मिलने के लिए गए थे खान साहब को, तो उन्होंने कहा जबकि हम चाह रहे थे कि बातचीत आगे बढ़े, लेकिन वहां कुछ और लोग आए हुए थे मिलने के लिए। लाजमी बात है वो भी वकला होंगे या कोई सीनियर रहनुमा होंगे जिनकी मुलाकात होगी, तो वो इतराज कर रहे थे इस बात पर कि आप क्यों बैठ गए हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए, आपको तो नहीं करनी चाहिए बातचीत। तो इस किस्म की चीजें तो होती रहती हैं। अब इन तमाम के बीच में से रास्ता निकालना है ना, कि कोई ना कोई तरीका ऐसा हो जिससे कि मामलात आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी पे एलिगेशंस लगाएंगे, किसी का नाम लेकर आप बुरा भला कहेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बातचीत आगे बढ़ सकती है। ओके, तो इजाजुल हक साहब, इस वक्त एज वी स्पीक देखिए इन्होंने 2 मुतालबात रखे हैं सामने, और अभी इनकी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि तीसरी नशिस्त के अंदर, जो इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी बयान की और जो उनकी पूरी टीम भी कह रही है कि अगर तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन के क़याम पर रजामंदी नहीं हुई तो मज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब ये जो 2 मुतालबात इन्होंने अब तक आप लोगों के सामने ज़बानी तौर पर ही बेशक रखे हों, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इन पर अमल दरामद हो सकता है? देखें, अभी इस कबल अज़ वक्त है ये कहना। ये चीजें उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया, लेकिन साथ ये भी कहा कि तमाम असीरान की रिहाई भी होनी चाहिए और सब की भी रिहाई होनी चाहिए। मतलब कुछ चीजें मुतालबात तो हैं चले जिन पे गौर किया जा सकता है कि जब वो लिखी हुई सामने आ जाए, यानी कि जब मुतालबात लिखे हुए सामने आ जाए, उसके बाद इस पे बातचीत हो सकती है, हुकूमत के आगे रखी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसी डिमांड्स होंगी जो कि जिस पे अमल दरामद ही नहीं हो सकता,
यानी कि केसेस कोर्ट ने खत्म करने हो, जी आप कर दें, तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो केसेस खत्म हो नहीं सकते, होने तो कोर्ट से ही है, चाहे जिस तरीके से भी हो। तो ये भी मैं समझता हूँ कि डिमांड्स भी इस किस्म की सामने आनी चाहिए जब इन राइटिंग आए, तो कि वो ऐसे मुतालबात हों जिनको पूरा करने में कोई मतलब के रास्ते में कोई रुकावट यानी कि लीगल हिच ना हो बीच में। ओके, ऑल राइट। अच्छा, जो इस वक्त मामलात वैसे तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जाहिर है उनको सबसे ज्यादा शिकायत इस्टेब्लिशमेंट से है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को भी उनसे उतनी ही शायद शिकायत है। आपके नजदीक अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, देयर आर नो फ्री लंचेस, बदले में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इनको क्या मिल सकता है तहरीक इंसाफ से? देखिए, बदले में तो मुल्क को मिल सकता है ना, किसी एक को तो नहीं मिल सकता। मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल होगा, ये जो बदअमनी की सूरत हाल है ये खत्म होगी, एक जो स्टैंड ऑफ है वो खत्म होगा, तो मुल्क के लिए बेहतर होगा, मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा, मुल्क के मतलब एक वकार के लिए बेहतर होगा, हर चीज के लिए बेहतरी है इसमें। लेकिन मतलब एक तरीका कार होगा, उस तरीके कार से अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर वो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर जिद होगी, गाली गलोच होगा, बुरा भला कहा जाएगा और पेशेंस नहीं दिखाया जाएगा, एकदम कहा जी कि अगर आज मुलाकात ना हुई या फिर तीसरी मुलाकात में, तीसरी मीटिंग में अगर ये चीजें तय ना हुई तो फिर इसका मतलब मामला खत्म है, तो फिर तो यही कहा जा सकता है कि जी इसको खत्म ही समझे। फिर ये तो कभी निगोशिएशंस में नहीं होता कि आप डेडलाइंस भी दें और फिर निगोशिएट भी करें। निगोशिएशंस का मतलब ही है कि देयर इज नो डेडलाइन, यू कम विद एन ओपन माइंड, यू कम विद एन ओपन हार्ट, और आप आकर बैठे, गुफ्तगू करें, हमारी बात सुने, वापस जाएं, अपनी बात आकर करें, फिर मतलब कोई बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन ये कहीं तीसरी मीटिंग में अगर ये तय ना हुआ तो इसका मतलब कि आइंदा मीटिंग नहीं होगी, तो फिर अभी से ये समझ लें कि तीसरी और आखिरी मीटिंग ही होगी फिर जब होगी। तो इजाजुल हक साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं इजाजुल हक साहब, सरबराह हैं मुस्लिम लीग ज़िया के और रुकन हैं हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के। इजाजुल हक साहब, देखिए माजी में भी जो सियासी जमातें थी और उनका उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी किस्म का कोई स्टैंड ऑफ हुआ हो और फिर जब मामला तय होते हैं तो जाहिर है कि सियासी जमातों को चुप, उनके लीडरान को चुप रखनी होती है। ये जो बनी गाला की मुंतकली का जिक्र है, इसके अलावा दीगर और ऑफर्स का वो जिक्र करते आए हैं इमरान खान साहब, तो बदले में क्या उनसे ये दरकार है जिसका वो कहते हैं कि खामोशी उनको जो है वो रखनी होगी? यानी अगर वो अडियाला से बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें खामोश रहना होगा, ये नहीं कि वो जलसे जुलूस करें, वो धरने करें, वो मीटिंग जरूर कर सकते हैं लेकिन बात ना करें। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, मफरूजों में हो रही हैं। कुछ बातचीत थी जो कि 24 तारीख को जब इन्होंने आए थे, डी चौक में जाना था, 26 को वहां पहुंचे, तो उससे पहले कुछ बातचीत हो रही थी। अगर वो आगे बढ़ती तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी का रास्ता निकल सकता था, लेकिन फिर वही मैं ना मानू वाली बात होगी या नहीं माना गया, तो फिर वो मामला है वो सरखाने में चले गए। और ये बड़ा एक अच्छी मैं समझता हूँ इस स्टेप फॉरवर्ड कि उसके बाद बावजूद फिर जो है वो गुफ्तगू हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए। तो एक तरफ गुफ्तगू है, एक तरफ कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं इन गुफ्तगू में, जैसे कि 9 मई जिसके हवाले से तवातुर से ये कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा वाकया है और इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या ये भी कहीं गुफ्तो शनीद में है कि 9 मई पर इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी होगी? देखिए, एक बात तो तय है ना, माफ़ी के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता इंसान हाथ जोड़ कर कहे जी मुझे माफ कर दो। इंसान रिग्रेट कर सकता है और चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ना कि, और ये कुछ जिक्र भी इस बारे में हुआ कि 9 मई को वो ये नहीं कहते कि हम इसको ऑन नहीं करते हैं, वो कहते हैं लोग हमारे हैं, जिनको पकड़ा गया ये हमारे लोग हैं, मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारा साथ दिया वगैरह वगैरह। तो मैं मतलब अब इस 9 मई को मतलब कि कहीं ना कहीं तो इन्होंने देखना है ना ये क्या, इसका मसला क्या था, और हुकूमत को भी देखना है कि इसका क्या मसला था। लेकिन जो हुआ 9 मई को मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की सियासत में इसकी कोई नोईद नहीं मिलती, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑपोजिशन को
हुकूमत ऑपोजिशन और ऑपोजिशन खेलते खेलते आप एक ऐसी विकेट पे चले जाएं जहां पे रेड लाइंस आपको बहुत सी क्रॉस करनी पड़ती हैं। वेरी शॉर्ट आंसर आई वुड लाइक फ्रॉम यू इजाजुल हक साहब। एहसन इकबाल साहब भी बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं। आप जितनी भी गुफ्तगू हुई या जो कुछ भी बातें हुई, आप समझते हैं कि हाँ ये एनआरओ ही है जो वो मांग रहे हैं? देखिए, मैं इस पे तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे तो ये मालूम नहीं है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। ना मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई है, ना कोई ऐसा चीज है कि मैं कह सकूं कि उनके ज़हन में क्या है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब तक वो फैसला नहीं करेंगे कि हाँ अब मैंने बातचीत करनी है और आगे बढ़ना है मुल्क की खातिर, जो कहा जा रहा है उनकी तरफ से बार बार कि नहीं, वो कहते हैं मैं मुल्क की खातिर कोई भी कुर्बानी देना चाह रहा हूं, तो ये उनका ज़हन है जो ये बताएगा कि वो बातचीत को आगे ले जाना चाह रहे हैं कि नहीं ले जाना चाह रहे। माजी में भी आप देखें, अब एक रिसेंट पास्ट का केस मियां नवाज शरीफ का देख लें, उससे पीछे हम नहीं जाते, कि उन्होंने भी 2 साल के करीब जब जेलों में, अटक जेल में, लांडी जेल में गुजारे थे, तो मुतअद्दिद मर्तबा उनको भी ऑफर आई थी बातचीत की। एनआरओ कह लें उसको, जो मर्जी कह लें आप, क्योंकि एनआरओ तो अब एक वो बन गया ना पीपल्स पार्टी के एनआरओ के बाद। तो मतलब वो नहीं मान रहे थे शुरू में। जब उन्होंने फैसला किया कि हाँ अब बातचीत का वक्त आ गया और काफी हो गई है, तो मामलात भी खुल गए और रास्ते भी खुल गए और महीने के अंदर अंदर जो वो चाहते थे वो उनको मिल भी गया। सही सही। तो ये सब इमरान खान साहब के ऊपर अब डिपेंडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इंटर कोर्ट अपील में समाअत हुई है रवा हफ्ते। बात करते हैं, इन फोकस हैं मियां रऊफ अता साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मियां साहब, अब तक की जाहिर है जो समाअत हुई है, ऑल्दो इट इज़ अ सब जुडिस केस, लेकिन जो सवालात उठाए जा रहे हैं उस पर क्या ये सवालात बनते हैं जज साहिबान की जानिब से? क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मशरूत एक तरह से इजाज़त दी थी मिलिट्री कोर्ट्स को सजाओं के हवाले से 85 मुल्जिमान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, लेकिन जजेस साहिबान की तरफ से जो सवालात उठाए जा रहे हैं और उसमें वैलिड भी हैं, क्योंकि जो पहली जजमेंट दी गई थी जवाद ख्वाजा साहब ने, जिसको चैलेंज किया है मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान को हवाले किया गया, तो उस वक्त जो पटिशन फाइल की गई थी जवाद ख्वाजा साहब ने फाइल की थी, जो हमारे साहब का चीफ जस्टिस हैं। उस जजमेंट में जो रीज़न दी गई हैं वो भी अदालत ने अपने अख्तियार से तजावज़ किया है काफ़ी हद तक। उसमें उन्होंने काफ़ी जो आगे चले गए थे। तो मेरे ख्याल जो ये सवालात उठा रहे हैं यही इसी फेट को डिसाइड करेंगे, इसकी पटिशन की जो फेट है उसको डिसाइड करेंगे। और इसमें ये वैलिड क्वेश्चन भी उठाए उन्होंने कि वाकई जो मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया है, तो आखिर ये जब किया गया है उसको कोई चैलेंज क्यों नहीं किया गया? अगर उसके रीज़न देखना चाह रहे हो, उन्होंने रिकॉर्ड भी मेरा ख्याल मंगाया उसमें, तो इस हवाले से वो वैलिड क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पे। और जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं वो बेहतर आ रही हैं और वो मामले की तह तक पहुँचना चाह रहे वो। लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर की मेरे ख्याल से 13 या 12 तारीख थी, जिस वक्त उन्होंने मशरूत इजाज़त दी थी टू कंटिन्यू विद द केसेस। जी, ये कंटिन्यू विद द केस जो था, जैसे ये मेरे ख्याल जो एप्लीकेशन आप जो कह रही हो इनके मुल्ज़मान के जो ट्रायल कंक्लूड हो चुके थे उससे मुताल्लिक पूछना चाह रही हैं कि जी बिल्कुल उसकी मशरूत इजाज़त दी वो उनको मेरे जो अपनी मेरी दानिश थे उसके मुताबिक उनको ये कोर्ट से इस्तदा करनी नहीं चाहिए थी वकला साहिबान को कि हमें इजाज़त दें। पहले उनको चाहिए था, कहते कि पहले इसके जो आपके सामने सब जुडिस इंट्रा कोर्ट अपील है, पहले इस पे फैसला कर लें। लेकिन उन्होंने वो जो ये डिमांड करके या ये रिक्वेस्ट जो आपने इंटरटेन कराई कि जो कि मामला जो केसेस हैं वो कंक्लूड हो चुके हैं, तो ट्रायल कोर्ट को या कोर्ट मार्शल को ये इजाज़त दी जाए कि वो अपना फैसला सुना दे जिन मुल्ज़मान के ट्रायल जो कंक्लूड हो चुके हैं। तो उन्होंने सजाएं सुना दी वहाँ पर। तो इसका मकसद है कि इन्होंने जुरिडिक्शन को एक्सेप्ट किया है जो अज्यूम की थी मिलिट्री कोर्ट्स ने।
तो वो उनको नहीं करनी चाहिए थी, उनको इस केस के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। ओके। तो उन्होंने फिर अपीलें भी फाइल की। अपील फाइल करने के बाद कुछ 90s जो मुलजमा जो कन्विक्ट थे उनकी अपीलों को माफ कर दिया गया, उनको पार्डन ग्रांट कर दी गई कॉम्पिटेंट फोरम ने, और बाकी की जो अपीलें हैं वो कोर्ट ऑफ अपील में पेंडिंग है। तो ये मेरा ख्याल उनको नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने ज्यूरिडिक्शन को माना है वहां पे, ये थोड़ी उनसे गलती हुई मेरी दानिश में। मियां साहब ये मुझे बताइएगा कि जब कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होता है, हुकूमत में बैठी जमातें खामोश होती हैं, ऑपोजिशन वाली इस पर शोर शराबा करती हैं, तो क्या ये बनता भी है? इसलिए क्योंकि हमारी अदालती निज़ाम तो आप देखिए, आईनी बेंचेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट भी है, जिरगा का निज़ाम भी है, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं। जी हाँ, मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा कि हमारे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका अलमिया यही है कि बाद औक़ात वो जब इक़्तिदार में होती हैं तो कुछ वाक़यात पर या कुछ मामलात पर समझौता कर लेती हैं। तो ये मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियन का भी हो रहा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं पाकिस्तान में हो रहा। ये तकरीबन 1967 से अभी तक 1000 कुछ जो सिविलियन है उनका मिलिट्री कोर्स में ट्रायल हो चुका है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, तो इनका चलान तो पहले वहीं पर पेश किया गया था, जो अब मौजूदा अभी जो आपके सामने जो केस है और जो सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन मुल्जमान से रिलेटेड जो ये ट्रायल हो रहा है, तो वहाँ से फिर जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की कि इनकी कस्टडी जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दी जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। अभी ये जो ट्रायल कोर्ट था उसके सामने कौन सी एविडेंस आई है जिसपे उसने इस बात पर असेस किया है या एग्जामिन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं कि ये जो तनसीबात हैं वाकई जो आर्मी की उस डेफिनेशन में आती हैं कि अगर इनके ऊपर कोई हमला किया जाए तो वाकई उसका जुर्म जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में जिसका लिखा गया है क्या उसका इर्तिकाब हुआ है या नहीं हुआ। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या समझती है? मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रही, लेकिन उमूमी तौर पर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल। देखिए, मेरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे सिविलियन जिन्होंने मिलिट्री लॉ की वायलेशन की हो और वायलेशन भी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हो या नोटिफाइड एरिया में हो या गैरिजन एरिया में हो और उन्होंने उस जुर्म का इर्तिकाब किया हो जो जिनका जिक्र जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट में लिखा गया है कि उन ऑफेंस का उन्होंने इर्तिकाब किया है, तो उनका किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।